हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इकोनॉमिक्स थ्रू एमसीक्यू सीरीज। इस सीरीज के अंदर हम लोग कंप्लीट इकोनॉमिक्स को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के थ्रू कवर कर रहे हैं, जो आपके यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए काफी बेनिफिशियल होने वाला है। आज की क्लास में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस को डील करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। पार्टिसिपेटरी नोट समटाइम्स इन न्यूज इज एसोसिएटेड विद। भाई पार्टिसिपेटरी नोट या पी नोट के ऊपर क्वेश्चन है, इस पे यूपीएससी ऑलरेडी एक क्वेश्चन पूछ चुका है, तो एक बार समझ लेते हैं व्हाट इज दिस पार्टिसिपेटरी नोट। भाई पार्टिसिपेटरी नोट को समझने के पहले एक चीज समझते हैं कि एक हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है, ये कहां पर रहता है, ये लिव्स इन यूएसए। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल मतलब जो करोड़ों रुपए कमाता है, तो इसके पास पैसा बहुत ज्यादा है, तो ही वांट टू इन्वेस्ट हिज मनी ताकि इसको हायर रिटर्न्स मिल सके, है ना। अब ये इन्वेस्टमेंट ऐसा करना चाहता है कि ये रिस्क भी लेना चाहता है, क्योंकि इसको पैसे को स्पीड से ग्रो करना है, इसके पास काफी सरप्लस पैसा है। तरीका हो सकता है बैंक तो ये जाएगा नहीं, क्योंकि बैंक में इसको लो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। तो दूसरा तरीका ही कैन इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट। अब ये शेयर मार्केट में तो गया, लेकिन इसको अमेरिका के शेयर मार्केट में मजा नहीं आ रही। बोले क्यों? क्योंकि वहां पर ज्यादा रिटर्न नहीं मिलता। सो ही वांट टू इन्वेस्ट इन द इंडियन शेयर मार्केट। लेकिन अगर इसको इंडियन शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है, तो इसको सबसे पहले तो अपने आप को सेबी के साथ रजिस्टर करवाना पड़ेगा, प्लस इसको डीमेट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। लेकिन ये इंडिया में आ क्यों रहा है, इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहा है? टू गेट हायर रिटर्न। तभी ये रिस्क लेने को भी तैयार है। और अगर ये अपने आप को रजिस्टर कराएगा, डीमेट अकाउंट खुलाएगा, तो इसमें तो टाइम लग जाएगा। प्लस अगर आज इसको इंडिया में मजा आ रहा, तो इंडिया में कल इसको हो सकता है चाइना के शेयर मार्केट में ज्यादा अच्छा रिटर्न दिखे तो वहां चले जाए, परसों जापान, फिर सिंगापुर। तो क्या अपने आप को हर जगह रजिस्टर ही करवाता रहेगा? तो इसका अल्टरनेट तरीका हो सकता है कि ये जाए एक फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास, लाइक एफआईआई। जैसे एक कंपनी है एचएसबीसी, ये एक अमेरिकन कंपनी है जो इंडिया के सेबी के साथ रजिस्टर्ड है। अगर इंडिया के सेबी में रजिस्टर्ड है, तो ये क्या शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकती है? आंसर इज यस। सो एचएसबीसी कैन इन्वेस्ट इन द शेयर मार्केट ऑफ इंडिया। अब हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल क्या करेगा? अपना पैसा पूरा किसको दे देगा? एचएसबीसी को, और बोलेगा मेरे बिहाफ पे आप शेयर खरीद लो। तो एचएसबीसी क्या खरीद लेगा? शेयर परचेस कर लेगा, और बदले में हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल को क्या दे देगा? एक पी नोट, जिसको हम बोलते हैं पार्टिसिपेटरी नोट। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि पी नोट के पीछे शेयर की बैकिंग है। तो अगर शेयर मार्केट में शेयर की वैल्यू बढ़ेगी तो पी नोट की वैल्यू बढ़ जाएगी, शेयर की वैल्यू घटेगी तो पी नोट की वैल्यू घट जाएगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। बट यहां पर वो आया क्यों था इंडियन शेयर मार्केट में? टू गेट हायर रिटर्न। अब उसको समझ में आया कि जो शेयर मैंने खरीदे थे, फ्यूचर में उसकी वैल्यू और बढ़ने वाली है। फॉर एग्जांपल ही इन्वेस्टेड 100 करोड़ रुपीज। उसने कितने करोड़ रुपए का पी नोट में इन्वेस्टमेंट किया? 100 करोड़। लेकिन उसने देखा कि शेयर मार्केट तो बहुत स्पीड से चल रहा है, उसने अपने पी नोट को किसी थर्ड पार्टी को 125 करोड़ रुपीज में सेल कर दिया। मतलब यहां पर उसने कुछ ना कुछ क्या कर लिया? गेन कर लिया 25 करोड़ का। देखा जाए तो पूरे के पूरे शेयर इंडिया में है, इसको कैपिटल गेन्स हो गया है, मतलब इसको फायदा हो चुका है 25 करोड़ का। तो इसको इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स भी देना चाहिए, लेकिन ये टैक्स देगा क्या? नहीं, बिकॉज ही हैज नॉट रजिस्टर्ड विद द इंडियन गवर्नमेंट। उसने सेबी के साथ कोई रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, उसने तो अपना पैसा एचएसबीसी को दिया है। और अभी शेयर बिके नहीं है, अभी शेयर तो किसके अकाउंट में डले हुए हैं? अभी भी एचएसबीसी के अकाउंट में डले हुए हैं, लेकिन वो पी नोट को ही खरीद रहा है, बेच रहा है। और पी नोट क्या है? एनोनिमस है। इवन इस पर्सन ने जो इन्वेस्टमेंट किया, इसकी आइडेंटिटी भी क्या है? एनोनिमस है। लेकिन फिर भी इंडियन गवर्नमेंट ने इसको अलाउ कर रखा, बिकॉज इट ब्रिंग्स ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इनटू द शेयर मार्केट ऑफ इंडिया। अब देख लेते हैं क्वेश्चन को। पार्टिसिपेटरी नोट समटाइम्स सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद। और एक चीज और ध्यान रखना आपको कि शेयर्स किसके पास हैं? शेयर इज विद द एचएसबीसी, नॉट विद दिस हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। उसके पास तो एक कागज का टुकड़ा है। एचएसबीसी ने बोला है मैं शेयर आपको दे दूंगा जब भी आप बोलोगे तो बेच दूंगा, आप बोलोगे तो और खरीद लूंगा। लेकिन शेयर इज स्टिल इन द अकाउंट ऑफ एचएसबीसी, क्योंकि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल का तो सेबी के साथ कोई अकाउंट है ही नहीं, तो उसके शेयर वहां पर कैसे हो सकते हैं? ये किससे एसोसिएटेड है? इंटर स्टेट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। क्या यूपी मध्य प्रदेश वाला कोई इन्वेस्टमेंट हो रहा है? इंटर स्टेट इन्वेस्टमेंट हो रहा है? आंसर इज नो। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, यस। पूरा का पूरा गेम किसके थ्रू चल रहा है? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के थ्रू चल रहा है। अगर ये ही रजिस्टर नहीं होंगे तो पूरा गेम कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। तीसरा बोल रहा है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। भाई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? एक होता है आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे, किसके लिए? इन्वेस्टमेंट पर्पस, आप उसको कभी भी बेच के निकल जाओगे। और दूसरा है आपने उस कंपनी के शेयर खरीदे फॉर अ लॉन्ग टर्म विजन। आपने उसमें कितने से ज्यादा शेयर खरीदे? मोर देन 10% अगर आपने शेयर खरीदे, मतलब आपने लॉन्ग टर्म विजन के साथ उसके शेयर खरीदे। आप ये चाहते हो कि वो कंपनी ग्रो करेगी और मेरी भी उसमें भागीदारी होगी, और लंबा सोच के चल रहे हो। लेकिन ये पी नोट वाले लंबा सोच के चल रहे हैं क्या? 10% से ज्यादा शेयर खरीद रहे हैं क्या? ये तो बोल रहे हैं किसी भी कंपनी में जाओ, रिस्की एसेट्स लो, क्योंकि इनको तो क्या चाहिए? रिटर्न चाहिए। सो ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से भी रिलेटेड नहीं है। Select the correct answer using the code below. Only 2 is correct. Only 2 is given in A. So A is the correct answer of question number 1. इंडिया में कब आ चुका था? इन 1992 इंडिया अलाउड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर टू बाय स्टॉक ऑन इंडियन एक्सचेंजेस। और उसके बदले ही वो क्या इशू करने लग गए? पी नोट्स इशू करने लग गए। और पी नोट में ध्यान रखना, जो इन्वेस्ट करता है उसकी आइडेंटिटी क्या रहती है? एनोनिमस रहती है, मतलब इंडियन गवर्नमेंट को पता नहीं रहती, और वो कैपिटल गेन्स टैक्स वगैरह की भी चोरी इजीली कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग
ट्रेजरी बिल्स, टी बिल्स के ऊपर क्वेश्चन है भाई, ऑलरेडी हम लोग टी बिल्स देख चुके हैं। व्हाट इज दिस टी बिल्स? फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट वांट्स मनी, गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत है। कैसे पैसे की जरूरत है? शॉर्ट टर्म मनी की जरूरत है। शॉर्ट टर्म मतलब लेस देन 365 डेज। लेस देन 365 डेज का मतलब क्या होता है? लेस देन 365 डेज मतलब अप टू 364 डेज, 364 डेज तक के लिए उसको पैसे की जरूरत है, शॉर्ट टर्म पैसे की जरूरत है। सो गवर्नमेंट क्या इशू कर देगी? टी बिल्स इशू कर देगी। वो टी बिल्स किसको दे देगी? आरबीआई को, और आरबीआई को बोलेगी कि आप इस ट्रेजरी बिल को मार्केट में बेच दो। किसको बेच दो? बोले आप किसी भी बैंक वगैरह को बेच दो, बैंक बोले तो अपने एसबीआई वगैरह को बेच दो, और उनसे पैसा ला करके हमको दो। अब सवाल उठता है कि अगर आरबीआई एसबीआई को देगी तो एसबीआई ये खरीदेगी क्यों? टी बिल को खरीदेगी क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट ने 100 करोड़ का एक टी बिल इशू करा है तो गवर्नमेंट बोलेगी अगर आप हम 90 डेज बाद लाओगे तो हम आपको कितने दे देंगे? 102 करोड़, मतलब 2 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। सो एसबीआई को भी यहाँ पर फायदा होगा। प्लस आरबीआई, आपको पता है आरबीआई प्रिस्क्राइब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो रिक्वायरमेंट, मतलब बैंक को अपने टोटल नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज का कुछ परसेंट कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना पड़ता है, तो उसके लिए टी बिल्स भी अलाउड है। मतलब अगर बैंक चाहे एसएलआर रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए ट्रेजरी बिल में भी इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं टू गेट सम रिटर्न्स। बोल रहा दे प्रोवाइड लॉन्ग टर्म कैपिटल टू द गवर्नमेंट। ये लॉन्ग टर्म कैपिटल देती है कि नहीं? शॉर्ट टर्म कैपिटल देती है अप टू 364 डेज। दिस इज इनकरेक्ट। दूसरा बोल रहा है दे सेटिस्फाई सीआरआर एंड एसएलआर रिक्वायरमेंट ऑफ द बैंकिंग इंस्टीट्यूशन दैट इन्वेस्ट इन देम। ये क्वेश्चन एकदम सही लग रहा है, बट दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। बोल रहा दे सेटिस्फाई सीआरआर एंड एसएलआर रिक्वायरमेंट। भाई सीआरआर का मतलब तो हमने देखा था, ये वो पैसा होता है जो बैंक अपने आप के पास रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैश, तो वो ट्रेजरी बिल में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं? हाँ, एसएलआर रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया जा सकता है बट नॉट सीआरआर। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है। स्टेटमेंट 2 क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट? सो ओनली none of them is correct, so answer is D. So D is the correct answer of question number 2. ट्रेजरी बिल आपको समझ में आ गया होगा। शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट के लिए गवर्नमेंट इसको इशू करती है। इसकी वैलिडिटी कितनी होती है? अप टू 364 डेज। पहली बार कब स्टार्ट हुआ था? इन 1986। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। विद रेफरेंस टू डिबेंचर्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। भाई डिबेंचर के ऊपर क्वेश्चन है। डिबेंचर ये वही डिबेंचर है जिसको आप एक और नाम से जानते हो, क्या? दैट इज बॉन्ड। भाई कोई भी कंपनी है, कोई भी कंपनी है, कंपनी को रन करने के लिए क्या लगता है? पैसा लगता है, पैसा लगता है, राइट। पैसा लाने के 2 तरीके हैं, या तो कंपनी क्या इशू कर दे? शेयर इशू कर दे, जिसको हम बोलते हैं वी कॉल इट इक्विटी। इक्विटी में कंपनी क्या करती है? अपनी ऑनरशिप को ट्रांसफर कर देती है। ऑनरशिप मतलब कि अगर आपने कंपनी के शेयर खरीद लिए, इट मीन्स यू ऑल्सो बिकम्स द ऑनर ऑफ दैट कंपनी। अगर आपने 10% शेयर खरीदे तो आप 10% ऑनर होगा, आपने 20% शेयर खरीदे तो आप 20% ऑनर होगा। तो शेयर या इक्विटी में अगर शेयर की वैल्यू बढ़ती है तब आपको फायदा होता है। कोई फिक्स रिटर्न नहीं है। अगर हो सकता है कंपनी लॉस खा रही हो तो आपके शेयर की वैल्यू क्या हो रही होगी? कम, बिकॉज यू आर द ऑनर। तो अगर प्रॉफिट हो रहा है तो आपको प्रॉफिट होगा, लॉस हो रहा है तो आपको लॉस होगा। दूसरा तरीका है कंपनी को पैसा लाने का। पैसे कैसे ला सकती है? एक तो ऑनरशिप दे दो, दूसरा तरीका है डिबेंचर। दूसरा तरीका क्या है? डिबेंचर, या जिसको हम बोलते हैं बॉन्ड। बॉन्ड का मतलब क्या है? बोले पैसा उधार में लेके आओ, बोरो करके लाओ। बोरो करके लाओगे तो कैसे? अगर आपने किसी से बोरो किया तो अब आपको उसको क्या पे करना पड़ेगा? इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, प्लस कुछ समय बाद क्या पे करना पड़ेगा? प्रिंसिपल भी पे करना पड़ेगा। अब डिबेंचर या बॉन्ड में कंपनी फायदा करे या नुकसान करे, आपने जो सामने वाले को प्रॉमिस किया था, बोले कितना ब्याज देंगे हम आपको? 10% इंटरेस्ट देंगे पर ईयर, तो अब आपको ये इंटरेस्ट उसको देना ही पड़ेगा, चाहे आप प्रॉफिट करो चाहे लॉस करो। क्यों? क्योंकि आपने उससे पैसा उधार में लिया। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। शेयर में अगर फायदा होगा तो सामने वाले को पैसा मिलेगा, लॉस होगा तो सामने वाले को लॉस भी मिलेगा, बिकॉज ही इज द ऑनर ऑफ दैट कंपनी। तो डिबेंचर और बॉन्ड आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, मान लो कंपनी डूब जाती है, सबसे पहले पैसा किसको मिलेगा? शेयर होल्डर को या डिबेंचर वाले को? तो पहली प्राथमिकता दी जाएगी डिबेंचर। कंपनी बेच के जो पैसा आएगा, पहले बॉन्ड होल्डर या डिबेंचर वाले को उसका पैसा वापस दिया जाएगा, क्योंकि उसने ब्याज पे पैसा दिया, इज नॉट द ऑनर। और ऑनर तो क्या है? लॉस भी उठाएंगे। तो आप समझ गए होंगे कि ऑनर को या शेयर होल्डर को लास्ट में पैसा मिलेगा। विद रेफरेंस टू डिबेंचर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। डिबेंचर इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी। आंसर इज यस। आप अपने बॉन्ड को, डिबेंचर को किसी को बेच भी सकते हो। इट इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी। सेकेंडरी मार्केट में बेच सकते हो, बिल्कुल। आपके पास किसी कंपनी का बॉन्ड था, उस कंपनी ने बोला था भाई मैं आपको 1 साल बाद 100 करोड़ की जगह 110 करोड़ रुपए दूंगी, तो आप अपने बॉन्ड को बेच दो किसी को 109 करोड़ में, 108 करोड़ में। क्यों? क्योंकि उसको तो 110 करोड़ कुछ समय बाद मिलने वाले। तो बात बिल्कुल सही है, इट इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी। दूसरा बोल रहा है डिबेंचर होल्डर हैव राइट टू वोट इन द मीटिंग्स ऑफ द कंपनी। क्या डिबेंचर होल्डर के पास राइट टू वोट होता है? भाई ही इज नॉट द ऑनर। वोट कौन करता है कंपनी में? ऑनर वोट करते हैं। तो शेयर होल्डर के पास होता है राइट टू वोट, और डिबेंचर या बॉन्ड होल्डर के पास कोई राइट टू वोट नहीं होता। वो कोई डिसीजन नहीं लेता, उसको सिर्फ इंटरेस्ट से मतलब है। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। Which of the statement given above is are correct? Only one is correct. Only one is given in A. So A is the correct answer of question number 3.
ध्यान रखने वाली बात है, डिवेंचर इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी। डिवेंचर कोई क्या बोला जाता है, बॉन्ड बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। विद रेफरेंस टू कैश मैनेजमेंट बिल्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कैश मैनेजमेंट बिल्स के ऊपर क्वेश्चन है भाई। कैश मैनेजमेंट बिल्स क्या होते हैं देखना। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट को अचानक से पैसे की जरूरत पड़ गई है, उसका कुछ मिसमैच हो गया पैसे में, है ना, खर्चा ज्यादा हो गया, इनकमिंग कम हो पाई, है ना, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स करना है अब उसको, अचानक से मिसमैच के कारण शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स करना पड़ रही है, तब गवर्नमेंट क्या इशू करती है, देन गवर्नमेंट विल इशू कैश मैनेजमेंट बिल्स। अगेन वो किसको देगी कैश मैनेजमेंट बिल्स, आरबीआई को, और फिर आरबीआई पैसा लाके किसको देगा, गवर्नमेंट को पैसा ला करके देगा। लेकिन ध्यान रखना है गवर्नमेंट ये कब करती है, व्हेन देयर इज अ मिसमैच ऑफ मनी, है ना, जब मिसमैच हो जाता है शॉर्ट टर्म के लिए, तभी वो कैश मैनेजमेंट बिल्स को इशू करती है। टी बिल्स को भी शॉर्ट टर्म के लिए इशू करती है, लेकिन टी बिल्स क्यों रहते हैं, गवर्नमेंट पैसा चाहती है 364 डेज तक के लिए, लेकिन कैश मैनेजमेंट बिल कब इशू करेंगे, जब गवर्नमेंट का कुछ ना कुछ पैसे में मिसमैच हो गया। पहला बोल रहा दे आर लॉन्ग टर्म बिल्स, नो दे आर ऑल्सो शॉर्ट टर्म। ये भी किसके लिए रहते हैं, शॉर्ट टर्म वैलिडिटी रहती है, क्योंकि मिसमैच हुआ है, जैसे ही पैसा आ जाएगा तुरंत सारी चीजें क्लियर कर दी जाएंगे। सो दिस इज रॉन्ग। दूसरा बोल रहा था बिल आर इशूड बाय आरबीआई ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, यस दीज बिल्स आर ऑल्सो इशूड बाय आरबीआई ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, बात बिल्कुल सही है। थर्ड देख लेते हैं, दे आर एलिजिबल एज एसएलआर सिक्योरिटीज फॉर द बैंक्स, यस बैंक चाहे तो एसएलआर सिक्योरिटी में कैश मैनेजमेंट बिल में भी इन्वेस्टमेंट कर सके, तभी तो पैसा आता है। आरबीआई पैसा लाएगा कहां से, आरबीआई ये कैश मैनेजमेंट बिल्स किसको दे देगा, बैंक्स को दे देगा, और बैंक्स अपने एसएलआर रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए इसमें पैसा डाल देंगे। अब ये एसएलआर सीआरआर क्या होता है, तो प्रीवियस क्लासेस देखो, उसमें सारे क्वेश्चंस के थ्रू सारी चीजें समझाई गई हैं। Which of the following statement given above is are correct? 2 and 3 is correct. 2 and 3 is given in B. So B is the correct answer of question number 4. Easy question था काफी। It helps the government to meet its temporary cash flow mismatch. Cash flow में अगर temporary mismatch हो गया तभी गवर्नमेंट क्या इशू करेगी, कैश मैनेजमेंट बिल, एंड दे आर शॉर्ट टर्म बिल इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू मीट इट्स इमीडिएट कैश नीड्स। और कौन इसको इशू करवाएगा, आरबीआई ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। निफ्टी 50 इंडेक्स ऑफन सीन इन न्यूज कैप्चर्स द मूवमेंट इन। भाई निफ्टी 50 क्या होता है, आपने सुना होगा, बोले शेयर मार्केट ऊपर जा रहा है, शेयर मार्केट नीचे जा रहा है। तो ये शेयर मार्केट ऊपर और नीचे जाता कैसे है भाई, हमारे पास दो टाइप के शेयर मार्केट है, एक को हम बोलते हैं वी कॉल इट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और एक को बोलते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। भाई इन दोनों के अपने अपने इंडेक्स रहते हैं। इंडेक्स मतलब वो बताते हैं कि भाई मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो क्या ये सारी कंपनीज जो इसके अंदर लिस्टेड रहती हैं, शेयर मार्केट में कुछ कंपनीज क्या रहती हैं, लिस्टेड रहती हैं, जिनमें शेयर वगैरह की ट्रेडिंग होती है, अगर वो ऊपर जाती है उनमें फायदा होता है तो शेयर मार्केट ऊपर जाता है, नीचे जाती लॉस होता है तो शेयर मार्केट नीचे जाता है। तो क्या बीएसई और एनएसई में पूरी की पूरी कंपनी जो हजारों कंपनी हो सारी की सारी को ट्रैक करता होगा, आंसर इज नो। बीएसई टॉप 30 कंपनीज को ट्रैक करता है और एनएसई टॉप 50 कंपनीज को ट्रैक करता है। मतलब हो सकता है अगर ये 50 कंपनी ओवरऑल प्रॉफिट में जा रही हैं तो शेयर मार्केट आपको कैसा दिखेगा, ऊपर जाता दिखेगा। हो सकता है बाकी हजारों कंपनियां नीचे गिर रही हैं, उससे मतलब नहीं है। अगर ये टॉप 50 कंपनीज अगर प्रॉफिट कर रही हैं, शेयर मार्केट में वैल्यू में उछाल दे रही हैं, तो मार्केट आपको ऊपर जाता दिखाई देगा। हो सकता है छोटी मोटी कंपनियां लॉस भी कर रही हो, लेकिन वो इसको कैप्चर नहीं करेगा, क्योंकि एनएसई कितनी कंपनीज को लेता है 50, बीएसई कितनी कंपनीज को लेता है 30। तो निफ्टी 50 क्या है, ये वही इंडेक्स है, उन 50 कंपनियों का इंडेक्स है जो कहां पर लिस्टेड है, एनएसई में लिस्टेड है। सो निफ्टी 50 का ओवरऑल ऑनर कौन है, इट इज द एनएसई। बीएसई बोले तो सेंसेक्स, सेंसेक्स मतलब सेंसिटिव इंडेक्स, वो कितनी कंपनीज को लेता है, 30 कंपनीज को लेता है, टॉप 30 कंपनीज को। और एनएसई कितनी कंपनीज को लेता है, टॉप 50 कंपनीज को। कैप्चर्स द मूवमेंट इन स्टॉक ऑफ मेजर इंडियन कंपनीज, यस इट कैप्चर्स द मूवमेंट ऑफ स्टॉक ऑफ मेजर इंडियन कंपनीज, मेजर ओनली, है ना। माइनर को क्या हो रहा है उससे इनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। इजी क्वेश्चन था। निफ्टी 50 इज अ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडियाज बेंचमार्क स्टॉक मार्केट इंडेक्स फॉर इंडियन इक्विटी मार्केट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। अगेन डिबेंचर के ऊपर क्वेश्चन है, बॉन्ड डिबेंचर ऑलरेडी समझ चुके, अब उसको समझने में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 बोल रहा है द डिबेंचर विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू शेयर और इक्विटी आर कॉल्ड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। बात बिल्कुल सही है। देखना, कंपनी ने आपसे पैसा लेने के लिए आई, उधार में पैसा लेके आएगी तो क्या इशू करेगी, डिबेंचर इशू करेगी, या जिसको हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड भी बोलते हैं ना, डिबेंचर या फिर बॉन्ड। लेकिन आप कंपनी को पैसा देने में थोड़ा हिचकिचा रहे हो, क्यों, क्योंकि पैसा आपसे वो क्या करना चाहती है, बोरो करना चाहती है, लेकिन आपको लग रहा है यार ये कंपनी डिफॉल्ट कर देगी। कंपनी बोलेगी चलो एक और चीज़,
अगर मैंने डिफॉल्ट कर दिया सो दिस इज कन्वर्टेबल बॉन्ड। कन्वर्टेबल बॉन्ड का मतलब क्या होता है कि अगर हम पैसे नहीं दे पाए, आपकी बोरोइंग्स नहीं चुका पाए, सो आपका बॉन्ड ऑटोमेटिक किस में कन्वर्ट हो जाएगा, शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब यू विल बिकम द ओनर ऑफ दिस कंपनी। सो दिस इज कन्वर्टेबल बॉन्ड। लेकिन क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि वो बॉन्ड जो कन्वर्ट नहीं किए जा सकते, मतलब किसी भी केस में बॉन्ड को आप शेयर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, सो उसको नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स बोलते हैं। आंसर इज यस। ऐसे बॉन्ड जिसको आप कभी भी शेयर में कन्वर्ट नहीं कर सकते उसको क्या बोला जाता है, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। अब देखना, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर में रिस्क है, हो सकता है कंपनी डूब जाए तो आपको तो कुछ शेयर वगैरह भी नहीं मिले, या वो नहीं दे पाए आपका पैसा, ब्याज का पैसा, या प्रिंसिपल वापस ना कर पाए, तो आपको तो शेयर में जाने का भी ऑप्शन नहीं है। तो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर पे थोड़ा सा हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर आर यूज्ड एज अ टूल टू रेज लॉन्ग टर्म फंड बाय कंपनीज थ्रू अ पब्लिक इशू। यस, बॉन्ड वगैरह में वो पैसा लेके आते हैं, लॉन्ग टर्म पैसा लेके आते हैं, बोले 30 साल, 40 साल, 50 साल, 10 साल, समझ में आ रहा है, लॉन्ग टर्म इशू होता है, बिल्कुल बात सही है। तीसरा बोल रहा है राइट्स इशू आर यूज्ड बाय कंपनी सीकिंग टू रेज कैपिटल विदाउट इंक्रीजिंग डेट। राइट्स इशू का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आपको मैं वो समझा देता हूँ। व्हाट इज दिस राइट्स इशू? फॉर एग्जांपल, यू आर वर्किंग इन अ कंपनी टीसीएस, आप टीसीएस में वर्क करते हो एंड यू आर ऑल्सो अ शेयर होल्डर ऑफ टीसीएस, आपके पास टीसीएस के कुछ शेयर भी हो और आप उसके एम्प्लॉय भी हो। अब कंपनी क्या करती है, बिकॉज यू आर एन एम्प्लॉय ऑफ टीसीएस, तो जब भी वो शेयर इशू करती है तो पहले वो अपने खुद के एम्प्लॉयज को बोलती है दैट यू वांट टू परचेज दैट शेयर, ओके देन परचेज इट। इवन डिस्काउंटेड रेट पे भी देती है, क्यों? क्योंकि आप उस कंपनी के लिए काम करते हो, तो उसको क्या बोलते हैं, वी कॉल इट राइट्स इशू। राइट्स इशू में कंपनी क्या देती है आपको, कंपनी प्रोवाइड शेयर्स, वो आपको शेयर देती है, ना कि बॉन्ड या डिबेंचर। शेयर मतलब ऑनरशिप देने की कोशिश करती है, राइट्स इशू। तो बोल रहा है रेस टू सीक कैपिटल विदाउट इंक्रीजिंग डेट। हाँ, अगर कंपनी ने आपको शेयर बेचे हैं तो उसका डेट नहीं बढ़ेगा, उसका कर्जा नहीं बढ़ेगा, क्यों? क्योंकि उसने आपको ऑनरशिप दी है, कोई बॉन्ड या डिबेंचर नहीं दिया है कि उसकी लायबिलिटी बढ़ेगी, शेयर दे दिए। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, तो ये वाले बात सही है। फोर्थ बोल रहा है शेयर होल्डर आर ऑब्लिग टू परचेज शेयर ऑफर्ड इन राइट्स इशू। फॉर एग्जाम्पल, आई एम द शेयर होल्डर ऑफ टीसीएस, तो क्या मजबूरी है, टीसीएस बोल रहा है और 50 करोड़ के शेयर खरीदो राइट्स इशू में, तो क्या मेरे ऊपर मजबूरी है क्या? आई एम ऑब्लिग टू बाय दिस शेयर? नो, कोई मजबूरी नहीं है, चाहूं तो मैं खरीद सकता हूं, बिकॉज दे आर ऑफर्ड एट अ डिस्काउंटेड प्राइस, मगर ये मेरे ऊपर है कि मुझे खरीदना है या नहीं खरीदना है। सो फोर्थ स्टेटमेंट इज रॉन्ग। बोल रहा है सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड बिलो। 1, 2, 3 आर करेक्ट, सो 1, 2, 3 इज गिवन इन ए, सो ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने के पहले फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता देता हूं, अगर आप लोग भी यूपीएससी और एमपीपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हो, दैट टू एट मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस ऑफ ₹4500 ओनली, जिसमें आपको प्री प्लस मेंस की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी विद 1 ईयर वैलिडिटी। तो आप हमारी इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और आराम से इस कोर्स की वैलिडिटी को अवेल कर सकते हो। अगर ये वीडियो पसंद आया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। कोई भी डाउट आता है तो आप इस नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, दैट इज 9113911223। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विद रेफरेंस टू एक्सचेंज ट्रेडेड फंड टाइम सीन इन द न्यूज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। भाई एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के ऊपर क्वेश्चन है, तो पहले अपन समझ लेते हैं व्हाट इज दिस म्यूचुअल फंड। क्यों? क्योंकि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड भी एक काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड ही होता है। म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं पहले मैं वो समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपको इन्वेस्ट करना है कहाँ पर, शेयर वगैरह में इन्वेस्ट करना है, लेकिन आपके पास एक्सपर्टाइज नहीं है, तो अब आप क्या करोगे, आप एक ऐसे फंड मैनेजर के पास जाओगे जिसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट म्यूचुअल फंड। अब ये म्यूचुअल फंड वाला क्या करेगा, आपके बिहाफ पे शेयर वगैरह परचेस कर लेगा, क्योंकि इसके पास एक्सपर्टाइज है, पूरी टीम है, और बदले में आपके बिहाफ पे शेयर खरीद रहा है तो कुछ क्या लेता रहेगा, आपसे कमीशन लेता रहेगा। लेकिन म्यूचुअल फंड में अगर आप बीच में एग्जिट करते हो, आपको एक टाइम बताना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, आई एम इन्वेस्टिंग फॉर 1 ईयर, बोले मैं 1 साल के लिए पैसा डाल रहा हूं, तो अगर आप 1 साल के पहले पैसा निकालोगे तो हो सकता है म्यूचुअल फंड वाले ने जहां पैसा डाला उस समय वो फंड लॉस में चल रहा हो, तो अगर वो उस समय ही विड्रॉ करेगा तो क्या होगा, उसको लॉस हो जाएगा। तो म्यूचुअल फंड वाला आपको बोलेगा भाई आप 1 साल के पहले पैसा नहीं निकाल सकते, और अगर आपने पैसा निकाला तो वो आप पे क्या इंपोज करेगा, फाइन या फिर पेनाल्टी इंपोज करेगा अगर आप एग्जिट होना चाहते हो तो ये चीज समझ में आ गई होगी। प्लस अगर आपके पास म्यूचुअल फंड है तो शेयर आपके पास नहीं है, आपके फंड मैनेजर के पास है, उसने उसके अकाउंट में शेयर खरीद रखे। तो अगर आप चाहो कि आपके पास जो म्यूचुअल फंड है, फॉर एग्जांपल आपके पास 10 करोड़ के शेयर है म्यूचुअल फंड में है, लेकिन वो शेयर एक्चुअली आपके पास नहीं है, दी शेयर्स आर ओन्ड बाय द फंड मैनेजर, तो आप उन शेयर को कभी भी सेकेंडरी मार्केट में नहीं बेच सकते हो। हाँ, लेकिन आप म्यूचुअल फंड वाले को बोल सकते हो भाई मेरे 10 करोड़ के शेयर है, पेनाल्टी लगाओ, मेरे को 9.5 करोड़ रुपए दो, आई वांट टू एग्जिट। तो वो हो सकता है आपको इजाजत दे, हो सकता है तो इजाजत ना भी दे। तो म्यूचुअल फंड देख लिया, म्यूचुअल फंड आप के बिहाफ पे इन्वेस्टमेंट करता है, और आप इससे टाइम से पहले एग्जिट होगे तो आपको फाइन लगेगा या आपको परमिशन नहीं भी देगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है। सेकेंडरी मार्केट में आप अपने शेयर्स को बेच सकते हो, आंसर इज नो। अगर आपने एक बार ले लिया तो आपके पास शेयर नहीं है, शेयर किसके पास है, फंड मैनेजर के पास है, तो आप
सेकेंडरी मार्केट में अपने फंड्स को नहीं बेच सकते हो। अब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या होते हैं? इट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड, लेकिन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड एक कंपनी होती है। इट इज़ ऑल्सो अ कंपनी लाइक अ फंड मैनेजर, ये भी एक फंड मैनेजर होता है। फॉर एग्जाम्पल एक ले लेते हैं कोल इंडिया। गवर्नमेंट क्या करना चाहती है? कोल इंडिया के कुछ शेयर बेचना चाहती है। कितने रुपए के शेयर बेचना चाहती है? फॉर एग्जाम्पल 1000 करोड़ रुपीज़ के। अब गवर्नमेंट ने क्या किया? ये पूरे के पूरे शेयर उठा के किसको दे दिए? एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड मैनेजर को दे दिए, है ना। अब ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड मैनेजर क्या करेगा? इनको 10-10 रुपए की छोटी छोटी यूनिट्स में डिवाइड कर देगा। बोले टोटल कितने के थे ये? 1000 करोड़ के। तो 10-10 रुपए के ये 100 करोड़ शेयर इशू कर देगा। 10-10 रुपए के कितने शेयर इशू कर देगा? 100 करोड़ शेयर इशू कर देगा। छोटी छोटी यूनिट्स इशू कर देगा ताकि आम आदमी भी इसमें पैसा डाल पाएगा और इसको यूज कर पाएगा। अब जब आपने इसमें पैसा डाला, फॉर एग्जाम्पल आपने कितने रुपए के शेयर खरीदे? 100 रुपए के, मतलब आपको कितनी यूनिट्स मिल गई? 10 यूनिट्स मिल गई। तो अब आपके पास 10 यूनिट्स ऑफ शेयर है। अगर आपको बीच में मजा नहीं आ रहा है तो आप इस 10 यूनिट्स को बेच सकते हो। कहां पर? सेकेंडरी मार्केट में, और बेच के जा सकते हो और अपना पैसा ले सकते हो। मतलब यहां पर आप एंट्री एग्जिट इजीली कर सकते हो। कहां पर? ईटीएफ में। लेकिन म्यूचुअल फंड में आप इजीली एंट्री एग्जिट नहीं कर सकते, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो ईटीएफ इज ऑल्सो काइंड ऑफ फंड मैनेजर, लेकिन ईटीएफ में एंट्री एग्जिट हो सकती है बीच में भी, और म्यूचुअल फंड में एग्जिट करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब दूसरी चीज होती है म्यूचुअल फंड और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में एक डिफरेंस और होता है। जो म्यूचुअल फंड्स हैं और दूसरे हैं मेरे पास एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, इनमें एक डिफरेंस और होता है। म्यूचुअल फंड्स आपके बिहाफ पर शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। चूंकि आपके पास टाइम नहीं था, एक्सपर्टाइज नहीं थी, तो आपने बोला मुझे हायर रिटर्न दो और आप मेरे बिहाफ पे इन्वेस्टमेंट करो। तो ये क्या होता है? दे आर वेरी एक्टिव। एक्टिव का मतलब क्या होता है? ये डिफरेंट डिफरेंट शेयर्स को देखेंगे और हर शेयर की प्रॉपर स्टडी करेंगे, एक्सपर्टाइज देखेंगे। और हो सकता है शेयर मार्केट गिर रहा हो, लेकिन फिर भी इन्होंने ऐसी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करके रखा हो कि आपका पैसा तो ग्रो कर रहा हो। दूसरी तरीके से ईटीएफ जो रहता है, इसको हम बोलते हैं दिस इज पैसिव फंड्स। पैसिव फंड्स मतलब क्या होता है कि ये क्या करता है? आपके पैसे को कोशिश करता है कि जो बीएसई का सेंसेक्स है जिसमें 30 कंपनीज है, या एनएसई का जो क्या है निफ्टी 50 है जिसमें 50 कंपनीज है, ये कोशिश करता है कि निफ्टी 50 और वो जो 30 कंपनीज है सेंसेक्स, इनके साथ अपने शेयर्स को पैक करने की कोशिश करता। तो अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो आपका पैसा बढ़ेगा, मार्केट नीचे जाएगा तो आपका पैसा गिरेगा। ये ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहा है, ये सीधा शेयर मार्केट के साथ आपके फंड्स को लिंक करने की कोशिश कर रहा है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो हो सकता है अगर मार्केट गिरे तो आपका पैसा कम हो जाए, मार्केट ऊपर जाए तो आपका पैसा बढ़ जाए। लेकिन म्यूचुअल फंड वाले एक्टिवली पूरी हर चीज पे ध्यान रखना है। बोले मार्केट गिर रहा है तो भी हमको आदमी को तो बढ़ा के देना है, क्यों? क्योंकि तभी तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट करेगा। तो ये एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये पैसिवली पार्टिसिपेट करते हैं। तो जो पैसा ईटीएफ के पास रहता है उसको हम बोलते हैं पैसिव फंड्स, और जो म्यूचुअल फंड के पास रहता है उसको हम बोलते हैं एक्टिव फंड्स। तो एक्टिव और पैसिव में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। सेबी ने कुछ गाइडलाइंस दी हैं पैसिव फंड्स के ऊपर, इसीलिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और गाइडलाइंस अभी 5-7 दिन पहले ही दी है ना। अब बोल रहा है विद रेफरेंस टू एक्सचेंज ट्रेडेड फंड समटाइम्स सीन इन द न्यूज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ईटीएफ के ऊपर क्वेश्चन है, देख लेते हैं। स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है? दीज आर म्यूचुअल फंड बट आर लिस्टेड एंड ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज लाइक शेयर ऑन रियल टाइम बेसिस। बात बिल्कुल सही है। देखना, म्यूचुअल फंड तो है ही है, लेकिन म्यूचुअल फंड को आप शेयर मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते हो, बट ईटीएफ को कर सकते हो, है ना, क्योंकि उसके पास तो आपके पास यूनिट्स रहती हैं अलग अलग। तो हाँ, तो बिल्कुल, बट लिस्टेड एंड ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज लाइक शेयर ऑन रियल टाइम बेसिस, तो आप उससे कभी भी एग्जिट हो सकते हो। दूसरा बोल रहा है ईटीएफ कैन ओनली बी क्रिएटेड बाय इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। भाई दिस इज रॉन्ग। क्या ईटीएफ सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर क्रिएट कर सकता? और भी कोई क्रिएट कर सकता, बैंक्स भी क्रिएट कर सकती। सो दिस इज रॉन्ग। और ओनली स्टेटमेंट इज एन एक्सट्रीम वर्ड। एक्सट्रीम वर्ड्स आर यूजुअली रॉन्ग इन केस ऑफ यूपीएससी। थर्ड देख लेते हैं, ईटीएफ आर पैसिव फंड्स। पैसिव मतलब कि वो आपके जो पैसा है उसको निफ्टी 50 या सेंसेक्स 30 के साथ क्या करता, लिंक कर देता है। उसके बाद हर कंपनी पे ध्यान नहीं देता। ऐसा नहीं कि पैसे को बार बार इधर उधर नहीं करता, बस लिंक कर दिया सो कर दिया। मार्केट ऊपर जाएगा तो पैसा बढ़ेगा, मार्केट नीचे आएगा तो पैसा घटेगा। दे आर पैसिव फंड वेयर फंड मैनेजर डज नॉट सिलेक्ट स्टॉक ऑन इन्वेस्टर्स बिहाफ। बात बिल्कुल सही है, लेकिन म्यूचुअल फंड इसका उल्टा करता है। वो एक्टिव फंड रहता है और वो इन्वेस्टर के बिहाफ पे सारे इन्वेस्टमेंट करता है। ईटीएफ आपके बिहाफ पे इन्वेस्टमेंट करता है क्या? नहीं, उसने तो आपको यूनिट्स दे दी। बोले 100 रुपए में आपने कितनी यूनिट्स खरीद ली थी? 10 यूनिट्स खरीद ली थी। सब आपके पास 10 यूनिट्स, अब आप 10 यूनिट्स का जो करना है करो, वो आपके बिहाफ पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1 and 3। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड बिलो। 1 and 3 इज करेक्ट, सो 1 and 3 इज गिवन इन ए, सो ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। इजी क्वेश्चन था। ईटीएफ के कुछ बेनिफिट्स भी हैं। ETFs आर कॉस्ट एफिशिएंट। वाई दे आर कॉस्ट एफिशिएंट? क्योंकि फंड मैनेजर ने एक बार आपके शेयर की वैल्यू को मार्केट के साथ लिंक कर दिया। वो बार बार नहीं देख रहा है कि यहाँ शेयर इन्वेस्ट करना, वहाँ शेयर इन्वेस्ट करना, नहीं।
एक बार कर दिया सो कर दिया, तो अब उसको भी ज़्यादा मैन एंड मटेरियल की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सिंपली कॉपी पेस्ट का काम कर रहा है, इंडेक्स के साथ आपके पैसे को लिंक करने की कोशिश कर रहा है। म्यूचुअल फंड में वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, वो ध्यान रखता है कि अगर ये कंपनी ज़्यादा फायदा कर रही तो मैं अपने शेयर को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कहाँ करूँ, इस कंपनी में करूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अगर आपको थोड़ी सी भी डिफिकल्टी जा रही है सब वीडियोस देखने में, तो क्या करो, बार बार लेक्चर को रिवाइंड करो और फिर देखो। मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अगर जिसमें से आप में से जो भी बच्चा इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, तो पहले क्या करो, पहले पुरानी क्लासेस को देखो, ताकि आपके बेसिक्स स्ट्रांग हो, फिर इस क्लास को समझने की कोशिश करना, तभी ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। और जो सीनियर प्लेयर हैं वो ये वीडियो को आराम से कंटिन्यू कर सकते हैं, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मसाला बॉन्ड। किसके ऊपर क्वेश्चन है? मसाला बॉन्ड के ऊपर क्वेश्चन है। मसाला बॉन्ड को समझने के पहले एक बार अपन अपने विजय माल्या किंगफिशर की स्टोरी समझ लेते हैं, क्या थी। किंगफिशर ने बहुत सारे बॉन्ड्स इशू किए थे। बॉन्ड जिसको हम डिबेंचर भी बोलते हैं, मतलब वो बहुत सारा पैसा उधारी में लेकर के आया था। कहाँ से लेकर के आया था? फॉर एग्जांपल विदेश से लाया था इन द फॉर्म ऑफ डॉलर। वो डॉलर के फॉर्म में पैसा उधार लेकर के आया। जब वो पैसा उधार में लेके आया था, तब $1 बराबर कितने रुपीज़ होते थे? 40 रुपीज़ होते थे। ये कब की बात कर रहा हूँ मैं? 2008 की बात कर रहा हूँ। लेकिन कुछ समय बाद देखना, वो इस पैसे से उसने किया क्या था? हवाई जहाज वगैरह खरीदे थे जो भारत में चलाता था। तो इनकमिंग भी किस में होती थी? उसकी रुपीस में होती थी, है ना। लेकिन एग्जैक्टली 2008 के बाद 2010 आते आते अचानक से रुपी इतना डीवैल्यू हो गया कि $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज हो गया। ये समझ में आ रहा है कि अब अगर उसको $1 रीपे करना, तो अब उसको 40 नहीं 70 रुपए देना पड़ेगा। तो क्या उसकी इनकमिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई है रुपए में? आंसर इज नो। प्लस दूसरी चीज, 2008 में बूम पीरियड था, 2010 तक क्या हो गया था? रिसेशन आ गया था। 2009-10 में रिसेशन आ गया था। रिसेशन आता है तो सबसे पहले लोग अपने महंगे एक्सपेंडिचर को कट शॉर्ट करते हैं। अब वो शायद किंगफिशर एयरलाइंस को यूज नहीं कर रहे होंगे। गवर्नमेंट ने किंगफिशर पे, एविएशन टर्बाइन फ्यूल पे और ज्यादा टैक्सेस लगा दिए होंगे, क्योंकि गवर्नमेंट को भी पैसे की जरूरत थी। ऐसे में क्या होगा? किंगफिशर विल डिफॉल्ट ऑन इट्स पेमेंट। अब वो क्या करने वाला है? अपने पेमेंट के ऊपर डिफॉल्ट करने वाला है। इसमें देखा जाए तो इसकी भी कोई गलती नहीं है, बस इसने एक गड़बड़ करी कि जो इसने बॉन्ड या डिबेंचर इशू करे थे, वो किस में इशू करे थे? डॉलर में। तो मतलब इसने जो बॉन्ड और डिबेंचर थे वो डॉलर डिनोमिनेटेड थे। वो किस में थे? डॉलर में थे। तो देखा जाए तो जो इशूअर है, जिसने बॉन्ड इशू किया, बॉन्ड इशू किसने किया था? किंगफिशर ने। और इसमें किसी ने इन्वेस्ट भी किया होगा। इन्वेस्टर की कोई रिस्क नहीं थी। अगर रुपी 40 से 80 पे भी, 70 पे भी आ गया, तो भी विजय माल्या को तो डॉलर में ही पेमेंट करना है। तो इसमें इन्वेस्टर सेफ था, लेकिन जिसने बॉन्ड इशू किया था विजय माल्या, वो काफी रिस्क में था। अब दूसरी चीज, इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आए क्या? मसाला बॉन्ड। मसाला बॉन्ड में क्या होता है? तो सबसे पहले ध्यान रखना, ये भी कहाँ इशू करे जाते हैं? फॉरेन मार्केट में इशू करे जाते हैं, बट दे आर रूपी डिनोमिनेटेड। ये कैसे रहते हैं? रूपी डिनोमिनेटेड। रूपी डिनोमिनेटेड मतलब कि इसको आप पैसे को फॉरेन मार्केट में तो इशू करते हो, लेकिन किस में इशू करते हो? इन टर्म्स ऑफ रूपी। अब आप पैसा उठा के लाओगे बॉन्ड या डिबेंचर में, लेकिन आप क्या बोलोगे कि भाई मुझे डॉलर में पैसा नहीं चाहिए, मुझे 100 करोड़ रुपीस ही चाहिए। मतलब जब भी मैं रीपे करूंगा तो रुपी में ही रीपे करूंगा। फिर रुपी और डॉलर का एक्सचेंज रेट चाहे कुछ भी हो, इससे मुझे फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। बट फॉर एग्जांपल, इस बार जिस इन्वेस्टर ने, इन्वेस्टर मतलब जिसने पैसा लगाया हुआ है, इन्वेस्टर इज एट रिस्क दिस टाइम, बोल सकते हैं, क्योंकि अगर रुपी मान लो डेप्रीशिएट हो गया, पहले $1 में 50 रुपए थे, अगर अब $1 में 70 रुपए मिलने लग गए, तो इन्वेस्टर को लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर रुपये अप्रिशिएट हो गया तो इन्वेस्टर को फायदा हो जाएगा। लेकिन जो बॉन्ड का इशूअर है, जिसने बॉन्ड को इशू करा है, उसको ज्यादा रिस्क नहीं है, ही इज एट रिस्क फ्री गेम, बोल सकते हैं। सो मसाला बॉन्ड आपको समझ में आया होगा क्या है। मसाला बॉन्ड के ऊपर आप क्वेश्चन है, देख लेते हैं। इन्वेस्टर फ्रॉम आउटसाइड ऑफ इंडिया हु वुड लाइक टू इन्वेस्ट इन इंडियन एसेट कैन इन्वेस्ट इन मसाला बॉन्ड। बात बिल्कुल सही है। जो विदेशी है वो चाहे तो भारत में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, भारत के एसेट में इन्वेस्टमेंट कर सकता है थ्रू मसाला बॉन्ड। करेक्ट। दूसरा देख लेते हैं। एज मसाला बॉन्ड आर इशूड डायरेक्टली इन इंडियन रूपी, द इन्वेस्टर इज फ्री ऑफ एनी एक्सचेंज रेट रिस्क। मसाला बॉन्ड आर डायरेक्टली इशूड इन इंडियन रुपीज, ये बात सही है, बट द इन्वेस्टर इज फ्री ऑफ एनी एक्सचेंज रिस्क। नहीं, इस बार इन्वेस्टर रिस्क ही है। इन्वेस्टर को रिस्क है, क्यों? क्योंकि अगर रुपी और डॉलर का एक्सचेंज रेट चेंज हो गया तो इन्वेस्टर को लॉस हो सकता है, ध्यान रखना है। तो इशूअर इज रिस्क फ्री। विजय माल्या इस बार रिस्क फ्री रहेगा, सो दिस इज रॉन्ग। थर्ड देख लेते हैं। द फर्स्ट मसाला बॉन्ड वाज इशूड इन 2018 फॉर रेजिंग मनी फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। मसाला बॉन्ड इसके बहुत समय पहले ही इशू हो चुका था, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। ओनली वन इज करेक्ट। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड बिलो। ओनली वन कहां पर दिया हुआ? सी। सो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। फर्स्ट मसाला बॉन्ड कहाँ कब इशू हुआ था? इट वाज इशूड इन 2014 बाय आईएफसी फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। मसाला बॉन्ड के बारे में सारी चीजें दी हुई हैं, आराम से एक बार आप इसको देख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। किसके बारे में बात कर रहा है? वल्चर फंड जनरली इन्वेस्ट इन। वल्चर फंड, इस पे क्वेश्चन क्यों आया? बिकॉज ऑफ गौतम अडानी। एक हिंडनबर्ग नाम की अमेरिकन फर्म थी,
जो गलत तरीके से ऐसा काम करती थी जिससे पूरा शेयर मार्केट क्रैश हो जाए। कैसे होता था एक बार वो देख लेते हैं। वो क्या करती थी? शॉर्ट सेलिंग। क्या करती थी वो? शॉर्ट सेलिंग। अब शॉर्ट सेलिंग क्या होता है आपको बड़े ही सिंपल तरीके से बता देता हूँ। और ये गौतम अडानी और हिंडनबर्ग का काम क्या था देखना। फॉर एग्जाम्पल आप शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा क्या करते हो? इन्वेस्टमेंट करते हो। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो और वो भी कैसा करते हो? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो। मतलब आप बड़ी बड़ी कंपनियों को चुनते हो और आप ये सोचते हो कि लॉन्ग टर्म में जब प्रॉफिट गेन करेगी तब मुझे भी पैसा मिलेगा। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपके डीमेट अकाउंट में बहुत सारे शेयर्स रहते होंगे। क्यों? क्योंकि जिन कंपनीज में आपने इन्वेस्टमेंट किया उसके शेयर आपके पास हैं। लेकिन जब ये शेयर आपके पास आपके खाते में है, अभी आप इनको बेच नहीं रहे हो, अभी सिर्फ ये आपके खाते में है, तो क्या आपको प्रॉफिट दे रहे हैं? नहीं। इनकी वैल्यू हो सकता है बढ़ रही हो घट रही हो, लेकिन इंस्टेंट अभी आपको प्रॉफिट दे रहे नहीं। लेकिन क्या हो अगर कोई एक ऐसी थर्ड कंपनी आ जाए जो बोले ये जो आपके शेयर है ना, फॉर एग्जांपल कितने शेयर हैं आपके? 1000 शेयर है। बोले वो शेयर मुझे दे दो। मैं शेयर नहीं खरीद रहा हूं, मैं नंबर ऑफ शेयर आपसे बोरो कर रहा हूं। बोले मैं आपसे 1000 शेयर ले रहा हूं, बदले में मैं आपको 1000 शेयर लौटा भी दूंगा प्लस कुछ पैसा भी दे रहा हूं। तो आप क्या बोलोगे? ये तो बहुत अच्छी बात है। शेयर बिक रहे हैं क्या? नहीं, उस कंपनी ने आपसे क्या ले लिया? आपके शेयर को बोरो कर लिया। उसी टाइप की एक कंपनी थी जिसको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट हिंडनबर्ग। अब हिंडनबर्ग क्या करेगी? ऐसे उस कंपनी के शेयर बहुत सारे लोगों से लेना स्टार्ट कर देगी, है ना। आपको क्या बोल रही है वो कि मैंने आपसे शेयर बोरो करे तो आई विल रिटर्न यू शेयर्स, मैं आपको पैसा नहीं दूंगी, शेयर की कीमत जो भी होगी, मैंने आपसे 1000 शेयर लिए, मैं आपको 1000 शेयर रिटर्न कर दूंगी। अब हिंडनबर्ग ऐसा बहुत सारी जगह से शेयर्स को इकट्ठा करना शुरू कर देगी। कितना शेयर इकट्ठा करेगी? 50%, 60%, 80%, 90% तक के शेयर अपने पास रख लेगी। और अचानक से फॉर एग्जाम्पल एक शेयर की कीमत उस समय कितनी है? 100 रुपए। अचानक से उन शेयर को वो क्या करने लग जाएगी? सेल करने लग जाएगी। अचानक से सेल करेगी, 100 रुपए में शेयर को सेल करेगी तो 100 में बेचेगी, कुछ शेयर कुछ 95 कुछ 90। अब जैसे ही अचानक से सेल करेगी तो अचानक से शेयर की प्राइस क्या होना शुरू हो जाएगी? कम होना शुरू हो जाएगी। तो अचानक से प्राइस गिरेगी। तो हिंडनबर्ग ने तो 100 रुपए में बेचना शुरू करा और हो सकता है प्राइस गिरते गिरते उस शेयर की प्राइस कितने पर पहुंच जाए? 10 रुपए पर पहुंच जाए। अब जब 10 रुपए पर पहुंची तो हिंडनबर्ग ने जितने शेयर बेचे थे वो उतने शेयर वापस क्या कर लेगी? बाय कर लेगी, राइट। अब देखा जाए तो हिंडनबर्ग ने पैसा कैसे कमाया? लोग पैसा तब अर्न करते हैं जब शेयर की कीमत बढ़ती है। इसने पैसा कब अर्न किया? जब शेयर की कीमत 100 रुपए से 10 रुपए हुई, 90 रुपए का प्रॉफिट कमाया। और जिन जिन लोगों से शेयर लिए थे, बोले तुमसे 1000 लिए थे, ये लो 1000 शेयर वापस लो। लेकिन देखा जाए तो पहले इसकी 1000 की वैल्यू 1 लाख रुपए थी, अब इसकी 1000 की वैल्यू केवल 10,000 ही बची है। तो ये हिंडनबर्ग क्या करती है? दीज आर लाइक द वल्चर्स। ये क्या है? गिद्ध के जैसे लोग हैं जो कंपनी को मारने में लगे रहते हैं। ये कंपनी के मरने का इंतजार करते हैं। बल्कि बोला जा सकता है हिंडनबर्ग तो गिद्ध से भी बकवास है। गिद्ध तो कंपनी को, आदमी को मरने के बाद या जानवर को मरने के बाद खाता है, पर ये तो जिंदा कंपनियों को ही खाने में लगी हुई है। और ये अमेरिकन फर्म है, इसका कोई एड्रेस नहीं है। कितने कंपनीज है? बोले इसने रिपोर्ट इशू करी थी अडानी के अगेंस्ट, बोले सिर्फ 5 ही लोग हैं इसमें। तो क्या 5 लोग मिलकर इतनी बड़ी रिपोर्ट बनाएंगे? बाद में पता चला कि हिंडनबर्ग का एक काम है और अमेरिका में ही ये बैन है। तो उसी पे क्वेश्चन है, वल्चर फंड जनरली इन्वेस्ट इन। शॉर्ट सेलिंग क्या होगा? आपको पूरा गेम बता दिया। शॉर्ट सेलिंग क्या होता है, कैसे कंपनीज इसमें अर्न कर लेती हैं और लोगों को धोखा दे देती हैं। वल्चर फंड जनरली इन्वेस्ट इन अपकमिंग स्टार्टअप इन द सनराइज सेक्टर, नहीं। इंस्टीट्यूशन दैट प्रमोट ऑर्गेनाइज क्राइम, नहीं। डिस्ट्रेस्ड एसेट, यस, ये वो कंपनीज होती है जो मर रही कंपनी, जो कमजोर हो रही कंपनी रहती हैं, उनके शेयर्स को, उनकी होल्डिंग्स को डिस्काउंटेड रेट में खरीदना चाहती हैं ताकि अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सके। ये समझ में आ गया होगा आपको। कोई फंसे में है तो बोले उसकी सारी चीज़ों को कम प्राइस में खरीद लो ताकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। सो दीज फंड्स आर लाइक सर्कलिंग वल्चर। बोले वो जो वल्चर जंगल में ऊपर घूमते हैं ना, जो जानवर के मरने का इंतजार करते हैं, पेशेंटली वेटिंग टू पिक ओवर द रिमेन्स ऑफ अ रैपिडली वीकनिंग कंपनी। द गोल इज हाई रिटर्न एट बार्गेन प्राइस। सो दिस इज वल्चर फंड। समझ में आ गया होगा व्हाट इज वल्चर फंड। शॉर्ट सेलिंग क्या होता है? बार बार इसको आप 1-2 बार देखोगे तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 बोल रहा है एंजल इन्वेस्टर जनरली बाय बैक फेल्ड फर्म्स फॉर एसेट रिस्ट्रक्चरिंग। भाई दिस इज रॉन्ग। हम लोगों को पता है व्हाट इज दिस एंजल इन्वेस्टर्स या एंजल इन्वेस्टमेंट क्या होता है। एंजल इन्वेस्टर कौन होते हैं? वो आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, आपके रिलेटिव हो सकते हैं, जो नए स्टार्टअप को स्टार्ट होने में, ग्रो करने में हेल्प करते हैं, है ना। हो सकता है आपको बैंक से लोन नहीं मिल रहा हो, लेकिन एंजल इन्वेस्टर आपका कोई फ्रेंड हो, आपका फैमिली मेंबर हो, आपको बोले ठीक है मैं पैसा देता हूँ, स्टार्ट करो बिजनेस। हो सकता है आप उसको पैसा रिटर्न ना कर पाओ, तो वो प्रॉफिट मोटिव से जरूरी नहीं है इन्वेस्टमेंट कर रहा, वो चाहता आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर पाओ। उस टाइप के इन्वेस्टर को हम क्या बोलते हैं? एंजल इन्वेस्टर।
एंजल इन्वेस्टर और वेंचर कैपिटलिस्ट में या वेंचर जो इन्वेस्टमेंट फंड होते हैं उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। एंजल इन्वेस्टर जरूरी नहीं है प्रॉफिट मोटिव से ही वर्क कर रहे हो, वेंचर वाले सिर्फ उनको पैसा देते हैं जिनको दिखता है हाँ दे हैव द पोटेंशियल टू ग्रो, या ये ग्रो कर रही है स्पीड से, इनमें पैसा लगा दो ताकि भविष्य में बहुत ज्यादा पैसा हम भी अर्न कर पाए। लेकिन एंजल तो मदद करने के हिसाब से आते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है। एंजल नाम में ये फरिश्ते हैं ये बोले। दूसरा बोल रहा है द कैपिटल एंजल इन्वेस्टर प्रोवाइड may be one time investment to help the business propel or ongoing injection of money to support and carry the company। बात बिल्कुल सही है। जो पैसा एंजल इन्वेस्टर लगाते हैं हो सकता है वो शुरू में एक बार में ही पैसा लगा दें, या हो सकता है आपका बिजनेस ऑलरेडी चल रहा हो तो बीच में भी वो पैसा लगा दें सो दैट योर बिजनेस कैन ग्रो। बात बिल्कुल सही है। Which of the above is are correct? Only 2 is correct. 2 is given in B. So B is the correct answer of question number 10. एंजल इन्वेस्टर क्या होता है मैंने आपको बता दिया। एंजल इन्वेस्टर आर ऑपोजिट ऑफ वेंचर कैपिटलिस्ट, क्योंकि वेंचर कैपिटलिस्ट पैसा कमाने के लिए पैसा लगाते हैं। अगर आपका नया बिजनेस है, उनको लग रहा है कि अभी ग्रो कर पाओ नहीं कर पाओ, वो कोई आपके दोस्त नहीं है, फैमिली मेंबर नहीं है, ये प्रॉफिट मोटिव से वर्क करते हैं एंड दे आर वर्किंग टू हेल्प देयर रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, कलीग्स, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। एज पर योर अंडरस्टैंडिंग विच ऑफ दीज सिग्निफाई डिफरेंस बिटवीन फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। फिजिकल कैपिटल क्या होता है? मैन, मटेरियल, मशीनरी, दीज आर फिजिकल कैपिटल, है ना। ह्यूमन कैपिटल क्या हो सकता है? फॉर एग्जांपल स्किल्स, स्किल्स आर ह्यूमन कैपिटल। आपके माता पिता आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं ह्यूमन कैपिटल पे, कैसे आपको पढ़ाते लिखाते हैं ना, वो तुरंत कोई ऐसी चीज़ नहीं खरीद रहे बट आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं टू इंक्रीज द ह्यूमन कैपिटल। बोलते हैं ना एजुकेशन को प्रमोट करो सो दैट कंट्रीज ह्यूमन कैपिटल कैन बी इंक्रीज। तो डिफरेंस पूछा है फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल। फिजिकल कैपिटल बोले मैन, मशीनरी, हैवी मशीनरी, है ना, ये सब क्या होती है? फिजिकल कैपिटल होती है। और ह्यूमन कैपिटल क्या होती है? मैंने बता दिया, स्किल्स वगैरह होती है। फिजिकल कैपिटल अगर हम लोग देखें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, हम लोगों ने कितने टाइप के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देखे थे? 4 टाइप के, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज या एंटरप्रेन्योर। इनमें से देखा जाए तो ये जो 3 है, लैंड, लेबर, कैपिटल, दे आर फिजिकल, है ना। और ये वाला जो लास्ट है दिस इज ह्यूमन कैपिटल। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलिए स्टेटमेंट 1 देख लेते हैं अब अपन। फिजिकल कैपिटल कैन नॉट बी ऑर्गेनाइज्ड अनलाइक ह्यूमन कैपिटल। फिजिकल कैपिटल को ऑर्गेनाइज नहीं किया जा सकता। अरे भाई मैन, मटेरियल, मशीनरी को बहुत बढ़िया तरीके से ऑर्गेनाइज करके ही वर्क किया जाता। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। सो दिस इज रॉन्ग। सो स्टेटमेंट 1 मेरा क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। स्टेटमेंट 2 देख लेते हैं। ह्यूमन कैपिटल कैन नॉट बी यूज्ड एज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वेयर एज फिजिकल कैपिटल कैन बी। अरे बोथ ह्यूमन एंड फिजिकल कैपिटल कैन बी यूज्ड एज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। एंटरप्राइज, एंटरप्रेन्योर जो प्रॉफिट या लॉस करता है वो भी तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट है। सो बोथ कैन बी यूज्ड, तभी आप बढ़िया एफिशिएंसी पे पहुंच सकते हो। सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। विच ऑफ द अबव इज आर करेक्ट? सो बोथ ऑफ देम आर इनकरेक्ट। सो नन ऑफ द अबव इज करेक्ट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। विद रेफरेंस टू ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। OALP ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी पे क्वेश्चन है। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ व्हाट इज दिस ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी। तो सबसे पहले ध्यान रखना है, इट इज पार्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन ऑफ लाइसेंसिंग पॉलिसी। इसका मतलब क्या? फॉर एग्जांपल कोई भी कंपनी है, रिलायंस क्या करना चाहती है? हाइड्रोकार्बन्स को एक्सप्लोर करना चाहती है। वो कन्वेंशनल भी हो सकते हैं, अनकन्वेंशनल भी हो सकते हैं। हाइड्रोकार्बन मतलब कोई भी गैस है, पेट्रोलियम रिसोर्सेज है ना, कोई भी हो सकते हैं वो, है ना। इवन न्यूक्लियर रिसोर्सेज है, किसी भी चीज़ को, चाहे वो कन्वेंशनल रिसोर्स हो या अनकन्वेंशनल हाइड्रोकार्बन्स हो, उसको क्या करना चाहती है? एक्सप्लोर करके प्रोड्यूस करना चाहती है, उसका प्रोडक्शन करना चाहती है। रिलायंस क्या करेगी? सबसे पहले इंटरेस्ट ऑफ एक्सप्रेशन शो करेगी कि भाई हम इसको ये काम करना चाहते हैं। गवर्नमेंट बोलेगी ओके, वो उसको डेटा वगैरह दे देगी, उसके जो भी उसके पास रिकॉर्ड्स वगैरह होंगे कि जाओ आप यहाँ पर जाके इसको ढूंढो। अब रिलायंस फाउंड द रिसोर्सेज, रिलायंस को क्या मिल जाते हैं? रिसोर्सेज मिल जाते हैं। तो क्या रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन और प्रोडक्शन का राइट रिलायंस को दे दिया जाएगा? आंसर इज नो। अब निकाला जाएगा एक टेंडर। टेंडर मतलब टेंडर में सारी चीज़ें बताई जाएंगी कि भाई ये चीज़ें हैं, ये रिसोर्सेज हैं, इसको एक्सप्लोर करना है, इसके लिए लाइसेंस दिया जा रहा है, कौन कौन इंटरेस्टेड है, सब आ जाओ। 10 लोगों ने अपनी अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर दी। तो बोले टेंडर किसको देंगे? तो जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू शेयर करने के लिए रेडी होगा। भाई ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी में गवर्नमेंट ये बोल रही है हमको पैसा नहीं चाहिए, लाइसेंसिंग फीस नहीं चाहिए, वी वांट रेवेन्यू। बोले जो भी निकालोगे उसका कुछ रेवेन्यू किसको देना? हमको। तो बोले टेंडर किसको मिलेगा? जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू को शेयर करेगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और इसमें लाइसेंस यूनिफॉर्म लाइसेंस रहेगा, चाहे कन्वेंशनल हाइड्रोकार्बन हो चाहे अनकन्वेंशनल हाइड्रोकार्बन हो। पहला बोल रहा ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी इज पार्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी। यस इट इज पार्ट ऑफ हेल्प। तो ये चीज ध्यान रखना, हेल्प मतलब हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी। हेल्प ने ही पहले चलती थी न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी, उसको रिप्लेस कर दिया है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट।
दूसरा देख लेते हैं, इट प्रोवाइड्स यूनिफॉर्म लाइसेंस फॉर एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाँ, हर चीज़ के अलग अलग लाइसेंस लेना नहीं है, एक लाइसेंस लो, यूनिफॉर्म लाइसेंस लो और सब जगह आप चाहे कन्वेंशनल हाइड्रोकार्बन हो चाहे अनकन्वेंशनल हाइड्रोकार्बन हो, दोनों को आप एक्सप्लोर कर सकते हो, प्रोडक्शन कर सकते हो। बात बिल्कुल सही है। तीसरा बोल रहा है कॉम्पिटिटिव बिडिंग फॉर पब्लिक ओन्ड ऑयल ब्लॉक हैज़ बीन डन अवे विद अंडर OALP। कॉम्पिटिटिव बिडिंग को डन अवे कर दिया गया। आंसर इज नो, ऐसा तो कुछ नहीं किया। सो दिस इज इनकरेक्ट। विच ऑफ द अबव इज आर करेक्ट? ओनली 1 and 2 इज करेक्ट। 1 and 2 इज गिवन इन A, सो A इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। इजी क्वेश्चन था। ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी, इस पे क्वेश्चन आता रहता है, यहाँ पर मैंने दिया हुआ है। इट इनेबल्स द कॉन्ट्रैक्ट टू एक्सप्लोर कन्वेंशनल एज वेल एज अनकन्वेंशनल ऑयल एंड गैस रिसोर्सेज, जिसके लिए यूनिफॉर्म लाइसेंस दिया जाता है और जो मैक्सिमम रेवेन्यू शेयर ऑफर करेगा गवर्नमेंट को, उसको लाइसेंस दे दिया जाएगा टू एक्सप्लोर एंड प्रोड्यूस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी हैज ज्यूरिसडिक्शन ओवर। पे हम लोगों ने देखा था ऑलरेडी, सेबी को देख चुके हैं, RBI को देख चुके हैं, नेशनल हाउसिंग बैंक को देख चुके हैं, IRDAI को देख चुके हैं। अब फिर सेबी के ऊपर क्वेश्चन आ गया, देख लेते हैं। सेबी इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी है ना, वो अंडर लॉ बनाई गई थी, आपको ये सारी चीज़ें पता है। उसका काम क्या है, शेयर मार्केट वगैरह, डीमेट अकाउंट वगैरह भी अपन बहुत देर से पढ़ रहे हैं, तो उस पर ही क्वेश्चन आ गया। स्टेटमेंट 1 बोल रहा है रजिस्टरिंग एंड रेगुलेटिंग द वर्किंग ऑफ वेंचर कैपिटल फंड एंड कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम इंक्लूडिंग म्यूचुअल फंड। क्या इनको रेगुलेट सेबी करता है? आंसर इज यस। वो किसको रेगुलेट करता है? म्यूचुअल फंड को, वेंचर कैपिटल फंड को, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम को, शेयर मार्केट को। तो इन सबको कौन रेगुलेट करेगा? सेबी करेगा। दूसरा बोल रहा है प्रमोटिंग इन्वेस्टर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडियरीज ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। हाँ, कितना जनरल स्टेटमेंट है, प्रमोटिंग इन्वेस्टर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडियरीज ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। हाँ, ट्रेनिंग वगैरह भी प्रोवाइड करवाएगा, बिल्कुल जनरल स्टेटमेंट है, इसलिए करेक्ट भी है। थर्ड बोल रहा है प्रमोटिंग इनसाइडर ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज। दिस इज रॉन्ग। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है देखना, इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब होता है शेयर मार्केट में जब मार्केटिंग होती है, जब शेयर का लेन देन होता है, तो सबको इक्वल नॉलेज होना चाहिए, है ना, इक्वल फुटिंग पे हर आदमी होना चाहिए। लेकिन कोई आदमी ऐसा, फॉर एग्जांपल वो रिलायंस कंपनी के अंदर ही काम कर रहा है, गौतम अडानी की कंपनी के अंदर ही काम कर रहा है, उसको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो बाकी लोगों को नहीं है, तो वो क्या करेगा? इनसाइडर ट्रेडिंग। उसको पता है कि कल कंपनी के शेयर बहुत स्पीड से ग्रो करेंगे तो आज सारे शेयर खरीद लेगा, या उसको पता है कल शेयर गिरने वाले तो अपने शेयर पहले ही बेच दे देगा, तो उसको क्या बोलते हैं? इनसाइडर ट्रेडिंग, क्योंकि उसको कुछ इनसाइड ऐसा नॉलेज है जो बाहरी आदमी को नहीं है। तो क्या सेबी इस टाइप के ट्रेडिंग को प्रमोट करती होगी? नहीं, वो इनसाइडर ट्रेडिंग को तो क्या करती होगी? रोकती होगी। ट्राई टू स्टॉप इनसाइडर ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। फोर्थ बोल रहा है रेगुलेटिंग सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर एंड टेक ओवर ऑफ कंपनीज। बिल्कुल, सेबी क्या करती है, आपने इवन देखा होगा, कुछ शेयर को सर्विलेंस में भी लगा देती, बोले इसकी प्राइस एकदम ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं हो, अपर लिमिट लोअर लिमिट शेयर मार्केट में अगर आपने कभी किया हो तो आपको पता भी होगा। रेगुलेटिंग सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर एंड टेक ओवर ऑफ कंपनीज, इसको भी रेगुलेट करती कि कोई अचानक से पूरे शेयर ना खरीद ले, कोई कंपनी को क्यों खरीद रहा है, क्या खरीद रहा है, वो सब इस पर भी नजर रखती है। सो फोर्थ इज ऑल्सो करेक्ट। 1, 2 and 4 is correct. So 1, 2 and 4 is given in A. So A is the correct answer of question number 13. इट प्रोहिबिट्स इनसाइडर ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज। ये चीज़ आपको ध्यान रखना। और बाकी काम क्या है सेबी के, मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें दी हुई हैं, आप एक बार इसको रीड कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने के पहले फ्रेंड्स आप लोगों को बता देता हूँ, अगर आप लोग भी यूपीएससी या मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करना चाहते हैं, दैट टू एट मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस ऑफ ₹4500 ओनली, तो आप मेरे इस नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं 9113912223, जिसमें आपको प्री प्लस मेंस का कंप्लीट 1 ईयर वैलिडिटी का बैच मिलेगा, जिसमें आपके सिलेबस को बहुत बढ़िया तरीके से कवर करा जाएगा, टू द पॉइंट कंटेंट डिलीवर किया जाएगा। आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो परसिवरेंस IAS की, जिस पर आपको बहुत यूपीएससी और MPPSC के कोर्सेज अलग अलग देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको और इस टाइप के वीडियोस मिलते रहें, और वीडियो को लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 बोल रहा है डिपॉजिटरी रिसिप्ट मे मीन अ नेगोशिएबल सिक्योरिटी इशूड आउटसाइड इंडिया बाय अ डिपॉजिटरी बैंक। ये बात बिल्कुल सही है। मैं बता भी देता हूँ आपको व्हाट इज दिस डिपॉजिटरी रिसिप्ट। फॉर एग्जाम्पल कोई भी कंपनी है, रिलायंस है, रिलायंस को विदेश से पैसा उठा के लाना है इस बार, तो वो कैसे ला सकती है? रिलायंस को पैसा लाना है तो वो या तो अपने शेयर वगैरह बेच दे, लेकिन विदेश से लाएगी तो कैसे लाएगी? तो अपने शेयर किसको दे देगी? किसी एक डिपॉजिटरी बैंक को दे देगी। डिपॉजिटरी बैंक ऐसा जो यूएस के मार्केट में भी क्या कर सकता हो? शेयर
मार्केट में ट्रेडिंग वगैरह कर सकता हो, क्योंकि इसको रिलायंस को पैसा कहाँ से लाना है, यूएसए से पैसा लेकर के आना है। सो इसने अपने कुछ शेयर किसको दे दिए, बैंक को दे दिए। अब ये बैंक क्या करेगी, इन शेयर के बिहाफ पे एक रिसिप्ट को इशू करेगी, कहाँ पर, यूएसए के मार्केट में, और वहां से जो पैसा जनरेट होगा, जो रुपी में पैसा जनरेट होगा, वो पैसा किसको दे देगी, रिलायंस को दे देगी। सो रिलायंस को अगर अमेरिका के मार्केट से पैसा लाना है तो ऐसे ला सकती है। चूंकि वो अमेरिका गया तो उसको क्या बोला गया, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, एडीआर। अगर वो यूरोप गया तो बोलेंगे ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, जीडीआर, ध्यान रखोगे। और अगर कोई इंडिया आता तो बोलेंगे इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। रिलायंस को छोड़ के कोई विदेशी इंडिया से पैसा लेके जाता तो क्या बोलेंगे, आईडीआर, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट हो गया। डिपॉजिटरी रिसिप्ट कैन बी ट्रेडेड ऑन फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज, आंसर इज यस। चूंकि वो फॉरेन मार्केट के शेयर का पैसा लेके आए तो उसको फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में आप ट्रेड कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड बिलो। बोथ 1 and 2 इज करेक्ट, सो इट इज गिवन इन सी, सो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। डिपॉजिटरी रिसिप्ट समझा दिया। इट इज अ नेगोशिएबल सिक्योरिटी इशूड आउटसाइड इंडिया बाय डिपॉजिटरी बैंक ऑन द बिहाफ ऑफ इंडियन कंपनी विच रिप्रेजेंट द लोकल रूपी डिनोमिनेटेड इक्विटी शेयर, है ना। इक्विटी शेयर को रिप्रेजेंट करती है और किस में करती है, लोकल रूपी में। तो इसमें रिस्क वगैरह नहीं रहता है डॉलर और रूपी के एक्सचेंज रेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। विद रेफरेंस टू कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी CICs कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज क्या होती है, सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी यूजुअली वो कंपनीज होती है जो 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा का पब्लिक फंड लेके बैठी होती है। पब्लिक फंड ये कैसे लेंगी, शेयर वगैरह इशू करेंगी, पैसा कहीं से ले आएंगी। लेकिन कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी चूंकि पब्लिक फंड को यूज कर रही है, 100 करोड़ से ज्यादा इनकी वैल्यूएशन है, तो इनको रजिस्टर होना पड़ता है, डेफिनेटली ये रजिस्टर्ड होती है। और ये इनके पास जो भी पैसा आता है उसका 90% कम से कम ये किसमें इन्वेस्ट करेंगी, शेयर में, बॉन्ड में, डिबेंचर्स में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। सो विद रेफरेंस टू कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी कंसिडर द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट स्टेटमेंट। कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी कोई भी बोलता तो क्या होती है, बोले यूजुअली ये वो कंपनी होती है जिसकी वैल्यूएशन 100 करोड़ से ज़्यादा होती है, पब्लिक फंड्स को मोबिलाइज करती है और उस फंड्स को कहाँ इन्वेस्ट करती है, शेयर में, बॉन्ड्स में, डिबेंचर्स में, और कुछ ना कुछ प्रॉफिट वगैरह अर्न करती है जो जनता को भी बांटती है और खुद भी कुछ ना कुछ कमीशन काट लेती है। CICs are those non-banking financial company of which a majority of share are owned by infrastructure trust, infrastructure funds. नहीं, majority of the fund are owned by public, not infrastructure trust. So this is wrong. Second बोल रहा है as per RBI guidelines, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी कैन नॉट एंगेज इन बिजनेस ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर एंड सिक्योरिटी। अरे भाई यही तो इसका काम है, इसके पास जो भी पैसा उसका 90% तो शेयर और बॉन्ड्स वगैरह में लगाएगी। सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। थर्ड बोल रहा है CIC आर अलाउड टू एक्सेप्ट पब्लिक फंड्स, यस इट इज अलाउड टू एक्सेप्ट पब्लिक फंड्स, सो थर्ड इज करेक्ट। सो आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड बिलो। सो डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी में था, और कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी क्या होती है, यूजुअली विद एन एसेट साइज ऑफ 100 करोड़ एंड अबव। लेकिन अगर उससे कम है तो उसको जरूरी नहीं है रजिस्टर करना पड़े, फिर चाहे तो रजिस्टर अपने आप को ना भी करे। अगर वो 100 करोड़ से छोटी कंपनी है, 100 करोड़ से बड़ी कंपनी है, तब तो उसको डेफिनेटली रजिस्टर करना ही पड़ेगा। कहाँ पर रजिस्टर करेगी, सेबी के साथ। अगर मान लो ऐसी कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है जिसकी एसेट साइज 100 करोड़ से तो कम है, लेकिन वो विदेश में पैसा एंगेज कर रही है, तो फिर उसको सेबी के साथ अगेन रजिस्टर करना पड़ेगा, है ना। और वो RBI के भी रेगुलेशंस में आएंगे, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर आर टू इन्वेस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेगमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट। भाई अभी तक समझे थे फॉरेन इन्वेस्टर कौन होते हैं, जो विदेशी लोग जो भारत में पैसा डाल देते हैं ना, वो FII भी हो सकते हैं, FDI के तौर पे भी आ सकते हैं। अब ये व्हाट इज दिस क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर, तो क्वालिफाइड जब भी नाम जुड़ जाता मतलब ये थोड़ा स्पेशल कैटेगरी है। स्पेशल कैटेगरी कौन से, ये वो इन्वेस्टर रहते हैं, ये वो कंट्रीज रहती हैं, ये वो कंपनीज रहती हैं जो किसका पार्ट है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, FATF। या तो ये उसकी मेंबर कंट्री है और उसके लोग हैं, मेंबर कंट्री है FATF के, या तो ये ऐसी कंपनी है जो उस मेंबर कंट्री में रजिस्टर्ड है, जो किसकी मेंबर है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की है। प्लस ये एक और से रजिस्टर्ड होना चाहिए, वो मैंने यहाँ पर दे रखा है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में एक तो रजिस्टर होना चाहिए, दूसरा IOSCO बोले तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी कमीशन। अगर इनके मेंबर्स हैं तो उस टाइप के मेंबर को, उस टाइप की कंपनीज को, उस टाइप के इंडिविजुअल को हम क्या बोलेंगे, वी कॉल देम फॉरेन इन्वेस्टर, बट दे आर क्वालिफाइड। सो क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर। तो ये कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड मतलब रिलायंस वगैरह, गौतम अडानी वगैरह, टाटा वगैरह के कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। कमर्शियल पेपर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। सो सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड बिलो। ऑल ऑफ देम आर करेक्ट, सो आंसर इज डी। सो डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब स्वेट इक्विटी इशू। स्वेट इक्विटी इशू का मतलब क्या होता है,
पहले एक बार स्टेटमेंट देख लेते हैं। इट इज़ यूज टू कंस्ट्रक्ट वर्कर, नहीं ये वाला नहीं होगा, यूज टू कंस्ट्रक्ट वर्कर वगैरह नहीं है। इट इज़ वन ऑफ द मोड ऑफ मेकिंग शेयर बेस्ड पेमेंट टू एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी एज अ रिवॉर्ड टूवर्ड्स देयर सर्विस, यस। सो दिस इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ स्वेट इक्विटी इशू। स्वेट इक्विटी इशू का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, यू आर एम्प्लॉय ऑफ माई कंपनी। अब मुझे आपको रिवॉर्ड देने के दो तरीके, या तो मैं आपको कैश रिवॉर्ड दे दूं, या दूसरा है मैं मेरी कंपनी की कुछ ऑनरशिप, मेरी कंपनी के कुछ शेयर आपको दे दूं एज अ रिवॉर्ड कि आपने बहुत अच्छा काम किया, चलो ये कुछ शेयर आप और रखो। वो शेयर को आप चाहो तो बेच भी सकते हो, लेकिन मैंने आपको शेयर क्यों दिए? ताकि मैंने आपको कंपनी का ऑनर बना दिया। क्यों बना दिया कंपनी का ऑनर? क्योंकि आपने काफ़ी अच्छा काम किया। अब आप कंपनी के ऑनर हो तो अब आप और अच्छा काम करोगे, बिकॉज नाउ यू आर हैविंग द शेयर ऑफ दैट कंपनी। तो अब आप चाहोगे अगर अच्छा काम करेंगे, कंपनी और ग्रो करेगी, तो मेरे शेयर की वैल्यू और ज़्यादा पड़ेगी। तो उसको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट स्वेट इक्विटी इशू। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ? इट इज़ वन ऑफ द मोड ऑफ मेकिंग शेयर बेस्ड पेमेंट। मैंने पेमेंट किसके फॉर्म में किया? शेयर के फॉर्म में किया, इक्विटी के फॉर्म में किया। किसको किया? टू द एम्प्लॉय कंपनी एज अ रिवॉर्ड टूवर्ड्स देयर सर्विस टू द कंपनी। इजी क्वेश्चन था, स्वेट इक्विटी इशू क्या था ये मैंने बता दिया, तो 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्या बोल रहा है? स्पेशल पर्पस व्हीकल्स ऑफन सीन इन न्यूज आर रिलेटेड टू। स्पेशल पर्पस व्हीकल किससे रिलेटेड होता है? तो इट इज रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड एग्जीक्यूशन। अब ये क्या होता है देखना, फॉर एग्जाम्पल कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है और गवर्नमेंट क्या चाहती है? इसको हमको प्रमोट करना है, इस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट लाना है। तो गवर्नमेंट क्या क्रिएट कर सकती है? गवर्नमेंट कैन क्रिएट अ स्पेशल पर्पस व्हीकल, जिसका काम क्या रहेगा? इन्वेस्टमेंट वगैरह लाना और प्रोजेक्ट को टाइमली एग्जीक्यूट करवाना। सो स्पेशल पर्पस व्हीकल किसी स्पेशल टास्क के लिए होता है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो, चाहे कोई भी हो सकता है, लेकिन इसका काम क्या होता है? टू ब्रिंग इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉपर एग्जीक्यूशन इन द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। सो स्पेशल पर्पस व्हीकल आर ऑफन यूज्ड टू फंड प्रोजेक्ट्स इन द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। ये यूजुअली लॉन्गर मैच्योरिटी के रहते हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट, और लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट है तो धीरे धीरे ही रीपे किया जा सकता है, तो शॉर्टर पीरियड का नहीं रहता है। कई स्पेशल पर्पस व्हीकल जेन्यूरम में बनाए गए हैं, अमृत मिशन में बनाए गए, तो वो आप देखते रहते होंगे और ये वर्ड को काफ़ी न्यूज़ में सुनते रहते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। विद रेफरेंस टू डेरिवेटिव्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब वर्ड आया डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का मतलब होता है समथिंग दैट डिराइव इट्स वैल्यू फ्रॉम समथिंग एल्स। फॉर एग्जाम्पल, पार्टिसिपेटरी नोट एक क्या है? डेरिवेटिव है। क्यों? क्योंकि पार्टिसिपेटरी नोट तो एक कागज का टुकड़ा है, लेकिन उसके बैक हैंड में HSBC के पास उसके कुछ शेयर रखे हुए थे। तो पार्टिसिपेटरी नोट क्या है? एक डेरिवेटिव, क्योंकि वो अपनी वैल्यू कहाँ से डिराइव कर रहा है? फ्रॉम द शेयर जो उसके बैक हैंड में रखे हुए हैं। सो अब डेरिवेटिव के ऊपर ही क्वेश्चन है, देख लेते हैं। दे आर फाइनेंशियल सिक्योरिटीज एंड आर फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट दैट ऑब्टेन वैल्यू फ्रॉम अंडरलाइंग सिक्योरिटीज। बात बिल्कुल सही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करता हूँ शेयर्स की, जो आपके पास शेयर्स वगैरह रहते हैं, शेयर्स आर ऑल्सो डेरिवेटिव्स। क्यों? क्योंकि शेयर सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, सिर्फ वो डीमेट अकाउंट में पड़ी हुई कुछ क्वांटिटी नहीं है, उनकी अपनी वैल्यू है और उनके पीछे जो एसेट्स है वो कंपनी में ऑनरशिप है। सो दैट आर शेयर्स। तो शेयर इज ऑल्सो काइंड ऑफ डेरिवेटिव्स, तो आपको ध्यान रखना है, बिकॉज इट डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम अंडरलाइंग सिक्योरिटीज, दैट इज शेयर। दूसरा बोल रहा है फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शन, स्वैप्स आर एग्जांपल ऑफ डेरिवेटिव्स। यस, दे ऑल आर एग्जांपल ऑफ डेरिवेटिव्स। क्यों? क्योंकि ये भी अपनी वैल्यू को डिराइव करते हैं फ्रॉम अंडरलाइंग सिक्योरिटीज। तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। 1 and 2 बोथ आर करेक्ट। विच ऑफ द statement given above is are correct? So both 1 and 2 is correct, that is given in C. So C is the correct answer of question number 19. आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 है, इन्वेस्ट इंडिया हैज बीन सेटअप। किसके बारे में बात कर रहा है? इन्वेस्ट इंडिया के बारे में बात कर रहा है। तो पहले एक बार रीड कर लेते हैं। इन्वेस्ट इंडिया हैज बीन सेटअप एज अ जॉइंट कंपनी बिटवीन डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, FICCI, Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry, CII, NASSCOM and various state government. Yes, so it is a joint venture of all these. All these बोले तो DPIIT, FICCI, CII, NASSCOM and various state government. So इन्वेस्ट इंडिया क्यों बना? इट इज अ जॉइंट वेंचर। तो ये तो आपको समझ में आ गई, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। अब क्यों बना है तो वो स्टेटमेंट 2 देख लेते हैं। इन्वेस्ट इंडिया इज द नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एजेंसी। तो इसका काम क्या है? टू प्रमोट नेशनल इन्वेस्टमेंट, टू प्रमोट फैसिलिटेशन ऑफ नेशनल इन्वेस्टमेंट, है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। ऑफ इंडिया एंड एक्ट एज अ फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस फॉर द इन्वेस्टर। तो इन्वेस्टर को हेल्प करता है कहाँ इन्वेस्टमेंट करो, कहाँ किस चीज़ को प्रमोट करो। इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट करता है, ईजी बनाता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लाने की कोशिश करता है। सो स्टेटमेंट 2 भी मेरा क्या हो जाएगा? इन्वेस्ट इंडिया पे करेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड बिलो। बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। बोथ 1 and 2 इज गिवन इन सी। सो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 20। आई होप आपको ये सारी चीज़ समझ में आएंगी, लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप लोग भी यूपीएससी और एमपीपीएससी का न्यू बैच ज्वाइन करना चाहते हो, दैट टू एट मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस ऑफ ₹4500 ओनली, जिसमें प्री प्लस मेंस की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी विद 1 year वैलिडिटी, तो आप परसिवरेंस IAS की ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और सारी चीज़ों को ईजिली एक्सेस कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।